So, a very good morning everyone, and let's move on to the next question of your RTP. CA फाइनल की RTP सब हमारी चल रही है और इसके अंदर हम 14 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बेटा ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल नंबर 43 देखा था, जहां पर अपन ने देखा था कि कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर क्या ट्रीटमेंट होता है। अब बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 की और देखेंगे इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। मैंने पहले भी बोला दोस्त, ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल्ड मैनर में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसे रिवाइज कर चलेंगे। तो बेटा ठीक है, अमेंडमेंट लेक्चर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अमेंडमेंट लेक्चर सीए फाइनल के, सीए इंटर के कंप्लीट हो चुके हैं। एमसीक्यू सीए इंटर के कंप्लीट हो चुके हैं। आपके बेटा ये आरटीपी कराने के बाद मैं एमसीक्यूज चालू करने वाला हूँ। 2 लेक्चर और लगेंगे शायद, या 3 लेक्चर और लगेंगे, जिसके अंदर आपका ये आरटीपी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपन फटाफट कोशिश करेंगे कि अपन एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लें। ठीक है सर? हाँ सर, चलें आगे। चलो सर, सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स। बेटा सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड क्या बनाता है? टैक्सेबल गुड्स बनाता है जो है क्यू, एंड एग्जेम्प्ट गुड्स बनाता है जो है एस। 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एक क्यू बनाया जाता है जो टैक्सेबल है बेटा, एक एस बनाया जाता है जो एग्जेम्प्ट है। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। बेटा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कुछ याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 16 ऑफ IGST, जीरो रेटेड सप्लाई। याद करो बेटा, सेक्शन नंबर 16 विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 1 का आई थिंक क्लॉज ए है। याद करो, है ना? जहाँ पर अपन किसकी बात करते हैं? बोलो 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 बोलो, जीरो रेटेड सप्लाई की बात करते हैं। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और विद पेमेंट ऑफ टैक्स 2 होता है ना। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या होता है बेटा? बॉन्ड या फिर LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन होता है। हाँ सर, बात तो सही है, बॉन्ड या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन होता है सेक्शन नंबर 16 के अंदर, जब हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर चलते हैं। आगे देखें बेटा, हाँ, द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेटा क्या बोल रहा है? कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? कंपनी महाराष्ट्र के स्टेट में रजिस्टर्ड है। कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र के स्टेट में रजिस्टर्ड है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर, सीधी सी बात है, रजिस्ट्रेशन स्टेट बता रखा है। आगे चलें सर? हाँ आगे चलो। आगे बोलता है द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेरियस सप्लाईज मेड बाय इट ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। बेटा आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल दे रखी है। ठीक है, अपने अपने जो सप्लाई करता है उस सप्लाई की डिटेल दे रखी है। सप्लाई 2 प्रोडक्ट की होगी बेटा, एक तो क्यू की होगी बेटा और एक एस की होगी। ठीक है? हाँ सर ठीक है। प्रोडक्ट एस की जो सप्लाईज दे रखी है बेटा, वो दे रखी है हैज़ बिन एक्सपोर्टेड टू UK। क्यों? क्योंकि अपन को सबसे अच्छे से पता है बेटा, एस जो था वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाता था। इधर देखो, एस जो था ना, एस जो एग्जेम्प्ट था, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ये इंटरनेशनल मार्केट्स में जाता था। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, यानी इसकी क्या होती है बेटा? इसकी एक्सपोर्ट होती है। क्या बोला मैंने? इसकी एक्सपोर्ट होती है। एग्जेम्प्ट की एक्सपोर्ट होती है। देखा, एक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है इंस्टीट्यूट आपका, अभी बताऊंगा मैं। इंस्टीट्यूट आपका बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है एग्जेम्प्ट गुड्स की एक्सपोर्ट बताकर। क्या बेटा जो चीज़ एग्जेम्प्ट होती है उसके रिस्पेक्ट में ITC मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। जो चीज़ एग्जेम्प्ट होती है उसके रिस्पेक्ट में पीछे से आया हुआ ITC आपको रिसीव नहीं होता है, लेकिन होता है अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की एक्सपोर्ट हो। यानी बेटा एक्सपोर्ट अगर एग्जेम्प्ट की भी करोगे, क्या बोला मैंने? एक्सपोर्ट अगर एग्जेम्प्ट की भी करोगे तो भी क्रेडिट मिलेगा। सर कहाँ लिखा है बेटा? 16(2) में लिखा है। कहाँ लिखा है? 16(2) में लिखा है। 16(2) में लिखा है कि एग्जेम्प्ट की भी करोगे एक्सपोर्ट तो क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट दी गुड्स नॉट दी टैक्सेस। बेटा विदेश में टैक्स को मत भेजो, क्योंकि फिर आपसे कोई माल खरीदेगा ही नहीं विदेश में, क्योंकि माल महंगा हो जाएगा। सस्ता माल दोगे तभी बाहर के लोग आपसे माल मंगवाएंगे, इसलिए उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कभी भी नहीं डालना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आई बात? ओके सर, समझ में आ गई। चलो इसकी सफाई करते हैं। हाँ ठीक है सर, आगे चलो। इसलिए प्रोडक्ट एक्स की बेटा इसने किस में बता रखा है? पॉन्ड में बता रखा है कि 12,000 पॉन्ड की हमें यहाँ पर वैल्यू रिसीव हुई है। 12,000 पॉन्ड के बराबर का हमने प्रोडक्ट एक्स एस को क्या किया बेटा? एक्सपोर्ट किया है। इसमें कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। आगे चलें? हाँ सर बेटा, प्रोडक्ट क्यू हैज़ बीन सप्लाइड टू बेटी एंटरप्राइजेस। बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, बेटी एंटरप्राइजेस विद इन इंडिया फॉर 20 लाख। बेटा 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का माल बेटी एंटरप्राइजेस को, क्या नाम है? बेटी एंटरप्राइजेस को यहाँ पर सप्लाई किया गया है। जो प्रोडक्ट क्यू था जो टैक्सेबल था। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे मेरे को। सर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बात नहीं करी। नोट बेटा, जो अमाउंट दे रखा है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, हमेशा लिखा रहता है। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू अ टैक्स पीरियड ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड। बेटा ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल थी,
सुनो इधर, ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल थी और अब आपको किसकी डिटेल दे रखी है बेटा, अब इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रखी है। बोलो, ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी थी और अब बात हो रही बेटा किसकी, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल की बात यहाँ पर हो रही है, हाँ के ना। हाँ सर, जीएसटी ऑफ 5 लाख रुपीज हैज़ बीन पेड ऑन इनपुट्स। GST of 2,40,000 has been paid on capital goods. GST of 2 lakh has been paid on input service. आए हाय, 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में ITC दे रखा है साहब। इनपुट पर इतना ITC है, इनपुट सर्विस पर इतना ITC, कैपिटल गुड्स पर इतना ITC है बेटा। इसके अलावा चौथी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। तीनों चीज़ें मेन, जो तीनों चीज़ें होती है बेटा, गुड्स, कैपिटल गुड्स और सर्विस। मतलब इनपुट सर्विस कैसे बोलते हैं, क्योंकि इनपुट ले रहे हैं ना इसलिए, तो सर्विस वो भी यहाँ पर बेटा यहाँ पर कवर हो गया। बोलो हाँ कि ना, हाँ सब कवर हो गया। ओके सर, ओके, नो दिक्कत, समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ, इनपुट सर्विस ये भी अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आगे चले, आगे चलो साहब। देखो मैं क्वेश्चन आराम से रीड कर रहा हूँ आपके लिए, कोई यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ऑल दी अबव इनपुट सर्विसेज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी बेटा 16 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिजनेस पर्पस के अंदर काम आ रहा है। सेक्शन नंबर 16 की यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिजनेस पर्पस में काम में आ रहा है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। बोलो, फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। पढ़ते चलो मेरे साथ, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। क्या प्रोवाइड करिए सर, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अरे बेटा बड़ा है तो डरने की क्या जरूरत है। देखो क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है दोस्त, अपन सीए फाइनल के बच्चे हैं, फोड़ के रख देंगे इस क्वेश्चन को। आ जाओ मेरे साथ, ऐसे की तैसे कर देंगे। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू यूके। कहाँ बेटा, यूके एक्सपोर्ट किया गया, उसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू कितनी थी। अच्छा, यानी सर वो जो ऊपर 12,000 पाउंड थे ना, 12,000 पाउंड, ये वाले 12,000 पाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, इन वाले 12,000 पाउंड की। बेटा इसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू दे रखी है, कितनी, 12 लाख रुपए। बोलो, इसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे मालिक, इसकी 12,000 की। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है दोस्त, 12 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाउएवर वैल्यू ऑफ सच प्रोडक्ट व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली। बेटा अमेंडमेंट वाले बच्चे चिल्ला कर बोल रहे होंगे, उनको अच्छे से समझ में आया होगा। रिफंड लेक्चर के अमेंडमेंट में डाल चुका हूँ, ध्यान रखना। सीए फाइनल वाले बच्चों आपसे बात कर रहा हूँ मैं, रिफंड लेक्चर के अमेंडमेंट्स डाल चुका हूँ। और ये देखो डोमेस्टिकली पढ़ते ही ये अमेंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्त, ये लिखते ही अमेंडमेंट आपका कवर हो गया यहाँ पर। और मैंने बोला था अमेंडमेंट कराते वक्त भी मैंने एग्जाम्पल कराया था, वहाँ पर भी एग्जाम्पल कराया था। एक क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ क्वेश्चन था, वो भी मैंने वहाँ पर सॉल्व करवाया था। और वो सॉल्व करवाते वक्त ही मैंने बोला था कि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। और ये देखो आरटीपी के अंदर क्वेश्चन बन गया, डोमेस्टिकली बाय द कंपनी सिमिलर क्वांटिटीज 10 लाख की। दोस्त मैं यहाँ पर अमेंडमेंट डिस्कस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अमेंडमेंट आपको पढ़ना है, मैंने पूरा लेक्चर आपको डाल के दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। क्या बोला मैंने, देखो ये वो 1.5 वाला कुछ याद आ रहा ना, ये वो कवर होगा बेटा यहाँ पर 1.5 वाला मामला, क्योंकि डोमेस्टिकली वैल्यू दे दी 10 लाख। और वहाँ हम ये लड़ रहे थे, क्या लड़ रहे थे कि साहब डोमेस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, कहाँ से लेकर आएंगे। सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, अगर 100% EOU है तो क्या होगा, मतलब अगर 100% एक्सपोर्ट है तो क्या होगा। देखो इधर क्या बोल रहा है वो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस, जो मैं एस एक्सपोर्ट करता हूँ, जो बेटा एक्चुअल वैल्यू है, क्या बोला, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है वो कितनी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बेटा वो 12 लाख है, क्योंकि 12,000 पाउंड का कन्वर्जन नहीं है। लेकिन उसी सिमिलर गुड्स की, क्या बोला, सच प्रोडक्ट, उसी सिमिलर गुड्स की मेरी डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है, 10 लाख। सर इसका क्या यूज़ है बेटा, इसका यूज़ अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब समझ में आएगा आपको कि 10 लाख का क्या यूज़ है। हालांकि अगर आपने अमेंडमेंट पढ़ लिए हैं तो फिर दिक्कत की बात नहीं, फिर तो आपके दिमाग में आ गई होगी बात। अगला बोल रहा है बेटा, बेटी एंटरप्राइजेस इज 100% EOU। ओके, समझे बेटा, बेटी एंटरप्राइजेस क्या था। बेटी एंटरप्राइजेस वो था जिसको अपन ने प्रोडक्ट क्यू, जो अपना टैक्सेबल प्रोडक्ट था वो ट्रांसफर किया था, याद करो। प्रोडक्ट क्यू की पूरी सप्लाई मैंने बेटी एंटरप्राइजेस को करी है 20 लाख की। 20 लाख की पूरी सप्लाई मैंने किसको करी है, बेटी एंटरप्राइजेस को। और वो बेटी एंटरप्राइजेस के लिए नीचे इन्होंने क्या लिख रखा है, उस बेटी एंटरप्राइजेस के लिए नीचे इन्होंने लिख रखा है दोस्त कि वो 100% EOU है। और इट हैज क्लेम्ड द ITC ऑन गुड्स सप्लाइड टू इट बाय साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। और बेटा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, देखो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के केस में बेटा आपको ये समझ जाना चाहिए, और वो मुंह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इट हैज़ क्लेम्ड द ITC ऑन गुड्स सप्लाइड बाय इट टू। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो गुड्स अपन ने सप्लाई करा था उस पर जो टैक्स बना उसका 100% ITC वो क्लेम कर रहा है। जो 100% EOU है वो फुल ITC क्लेम कर कर चल रहा है। इसका मतलब हुआ साहब कि यहाँ लग गया आपका रूल नंबर 89 का सब रूल नंबर 1।
क्या लग गया, रूल नंबर 89 का सब रूल नंबर 1, और उसका भी कौन सा प्रोवाइजो मेरे दोस्त, सारे बच्चे बताएंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, थर्ड प्रोवाइजो। थर्ड प्रोवाइजो किसकी बात करता है बेटा, डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करता है। थर्ड प्रोवाइजो डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करता है। सर हम नहीं मानेंगे, हमें दिखाओ। बेटा मैं आपके लिए निकाल के रखा है क्या मैंने, एक सेकंड चेक करें। जी हाँ दोस्तों, रूल नंबर 89 ये रहा, आ जाओ। रूल नंबर 89, क्योंकि मुझे पता था मुझे आपको पढ़ाना है दोस्तों, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है यहाँ पर रूल नंबर 89। ये मैं आपको बेयर लॉ से पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बेयर लॉ से। रूल नंबर 89 का देखो सब रूल नंबर 1, और सब रूल नंबर 1 का बेटा ये फर्स्ट प्रोवाइजो, ये सेकंड प्रोवाइजो, और मेरे मालिक ये थर्ड प्रोवाइजो। ये ना बेटा, ये थर्ड प्रोवाइजो। provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, beta 147, section number 147, deemed exports, the application may be filed by the recipient or by the supplier. बट बेटा अगर सप्लायर फाइल करेगा तो इंश्योर करेगा कि वो आईटीसी ना ले। देखो इन केसेस वेयर द रेसिपिएंट डज नॉट अवेल द आईटीसी, बट जहां पर रेसिपिएंट आईटीसी ले लेगा दोस्त, वहां पर ये रिफंड नहीं ले पाएगा। क्या बोला मैंने, जहां पर रेसिपिएंट आईटीसी ले लेगा सप्लायर को रिफंड नहीं मिलेगा, और जहां पर वो आईटीसी नहीं लेता और ये अंडरटेकिंग देता है कि सप्लायर रिफंड ले सकता है, हम रिफंड नहीं लेंगे, वहां पर सप्लायर रिफंड ले सकता है। तो दो ही चीजें, या तो रेसिपिएंट बेटा डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड लेगा या फिर सप्लायर लेगा। अगर रेसिपिएंट आईटीसी ले रहा है और रिफंड ले रहा है तो सप्लायर नहीं ले सकता, और अगर सप्लायर ले रहा है तो रेसिपिएंट को आईटीसी छोड़ना पड़ेगा, और ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं रिफंड नहीं लूंगा और आईटीसी नहीं लूंगा, सप्लायर रिफंड ले सकता है। थर्ड प्रोवाइजो, ये मैंने आपको यहां से दिखा दिया बेटा। देखते क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपन ने क्या कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया। हालांकि अपन इसे लिखेंगे सॉल्व करते वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपन इसे सॉल्व करते वक्त बेटा बिल्कुल लिखेंगे। क्या बोला मैंने, बिल्कुल नोटिंग करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको क्या कर दिया, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक चीज रेफर करके दिखा दी, एक चीज यहाँ पर रिवाइज करा दी, एक चीज यहाँ पर समझा दी। आगे चलो बेटा, द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर of Sinotex Private Limited at the end of the period। एक और अमेंडमेंट कवर हो गया साहब। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द Sinotex Private Limited at the end of the tax period for which the refund claim is being filed after 3B for the said period। बेटा मेरे को तो याद आ रहा है मास्टर सर्कुलर, ये पूरा का पूरा, इस पे भी पूरा का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करवा के लाया हूँ मैं आपको अमेंडमेंट वाली क्लास में। क्या बोला मैंने, अमेंडमेंट वाली क्लास में इस पे भी मैंने आपको सर्कुलर सॉल्व करवा रखा है, हाँ के ना, हाँ। मास्टर सर्कुलर था बेटा वो रिफंड के ऊपर, याद करो करवाया कि नहीं करवाया, जिसके अंदर बताया था कि रिफंड पोर्टल जो कैलकुलेशन करेगा रिफंड की, वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, याद आ रहा है कुछ, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, और उसमें से जो होगा वो आपको रिफंड मिलेगा। और उसी में से एक होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस उस टैक्स पीरियड के लिए जितना भी है आफ्टर फाइलिंग 3B फाइल करने के बाद जो भी उस टैक्स पीरियड का, जिस टैक्स पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो रिफंड के लिए, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है वो। दूसरी चीज, जितना भी बैलेंस पड़ा है कहां पर, जितना भी बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, वो तीनों में से लिस्ट। सर तीसरा कौन सा, ये तो दो ही हुए बेटा, तीसरा याद करो कौन सा था, मैक्सिमम रिफंड जो एज पर रूल नंबर 83(4) और 89(4) और 89(5) के हिसाब से बनता था। मैक्सिमम जो 89(4) और 89(5) के हिसाब से बनता था वो 89(4) इज योर जीरो रेटेड सप्लाईज, 89(5) इज योर इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में जो आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड लेते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें जो कैलकुलेशन होगी उसमें 3 जो फॉर्मूला के हिसाब से आया, वो जो आपका ये है, ये 3B फाइल करने के बाद उस टैक्स पीरियड का, जिस टैक्स पीरियड के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो वो, और तीसरा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन जितना क्रेडिट पड़ा है वो। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा मेरे भाई वो लेकर चलेंगे। बोलो आपको समझा, हाँ सर समझा, नहीं समझा अमेंडमेंट लेक्चर देखो साहब, आराम से समझेगा, वहां बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। यहाँ मैं अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और देख लो भाई आपसे पूछा गया है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिफंडेबल टू साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड। उस टैक्स पीरियड के लिए कितना रिफंड का अमाउंट साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को मिलेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो बेटा अपन को यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करना है। 3 अमेंडमेंट कवर होंगे बेटा। एक आपका रूल, मेन जो रूल है 89(4) जिसमें फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले में अमेंडमेंट था वो कवर करेंगे। उसके बाद में बेटा मास्टर सर्कुलर वाला अमेंडमेंट कवर करेंगे। ओके सर, और देखो यहाँ पर आपका ये वाला जो रूल थर्ड प्रोवाइजो था ये कवर करेंगे। तो 3 बड़ी बातें यहाँ पर कवर होगी। आपका मास्टर सर्कुलर भी कवर हो जाएगा, आपका रूल में जो चेंज था फॉर्मूले के अंदर वो भी कवर हो जाएगा, और आपका थर्ड प्रोवाइजो टू 89(1) भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। फटाफट से कॉपी में आएंगे बेटा और इसको क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, नोटिंग में देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लेता है, क्वेश्चन नंबर 15 अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर।
क्वेश्चन नंबर 15 बेटा रिफंड के ऊपर ये क्वेश्चन है पूरा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मत छोड़ना यार। ये वीडियोस मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, ये लेक्चर्स मैं आपके लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ एक एक छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर, चले चलो सर। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिफंड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिफंड अवेलेबल साइनोटेक लिमिटेड। साइनोटेक की नाम है ना बेटा कंपनी का, एक बार देख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जस्ट चेक इट आउट। व्हाट इज द नेम? नाम किधर है साहब कंपनी का? अरे ये तो बता दो कंपनी का नाम किधर है साहब? साहब कंपनी का नाम है साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। और बेटा प्राइवेट लिमिटेड है, ओके, लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है सर, ओके। और साइनोटेक्स है, ठीक है। इससे मैटर करेगा बेटा ये चीज़, जितनी मैटर नहीं करेगी, ठीक है ना। ये तो आप आराम से देख सकते हो, साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं साहब। ये मैंने आपकी हेडिंग डाल दी, और अब अपन फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ के ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस केस। सबसे पहले किसकी बात करूँगा बेटा मैं? प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट के लिए बेटा अलग अलग रिफंड कैलकुलेशन देखना पड़ेगा अपन को। एक प्रोडक्ट के लिए बेटा आपका जो है रिफंड किसका आएगा? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। और दूसरे प्रोडक्ट के लिए बेटा नहीं आएगा रिफंड। हालांकि अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा उस चीज़ को। वैसे मैंने दिखाया आपको थर्ड प्रोवाइजो कि जहाँ पर रेसिपिएंट आईटीसी ले लेता है वहाँ पर मुझे रिफंड नहीं मिलता। जहाँ पर रेसिपिएंट डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में जहाँ पर रेसिपिएंट आईटीसी ले लेता है, मुझे उसका रिफंड, सप्लायर को रिफंड नहीं मिलता जब तक कि रेसिपिएंट आईटीसी ना ले और ये लिख कर दे कि साहब आप रिफंड ले सकते हो, सप्लायर रिफंड ले सकता है। फिलहाल मैं प्रोडक्ट किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? यहाँ पर दो प्रोडक्ट थे अपने पास, क्यू और एस, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट क्यू था वो था टैक्सेबल, और बेटा एस था ये एक्स की, बेटा एस की एक्सपोर्ट होती थी। तो फॉर द टाइमिंग अगर मैं एस की बात करूँ, क्योंकि क्यू में इतना कुछ दर्द नहीं है, तो मैं एस की बात करूँगा सबसे पहले, क्योंकि एस एक्सपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। हाँ के ना? हाँ। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपके पास में क्या आएगा? देखो, आपको अगर कैलकुलेशन करनी है आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा। अगर आपको प्रोविजन ऑफ लॉ भी लिख के बताना है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर लिख सकते हो, और मैं यहाँ पर चाहूँ तो आपको यहाँ लिख के बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग नंबर 1 प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। तो हेडिंग अपन मेन हेडिंग डाल चुके हैं कैलकुलेशन, हालांकि अंदर उसी के अंदर मैं यहाँ पर प्रोविजन भी समझाना चाहता हूँ। तो प्रोविजन समझाऊंगा। प्रोविजन में क्या लिखूंगा साहब? कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो मैं बुलेट फॉर्मेट में यहाँ दे सकता हूँ कि साहब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन नंबर, तो पहले लिखते हैं, चलो बेटा पहले सेक्शन का रेफरेंस दे दो। अरे यार एक सेकेंड, क्या बोला मैंने? एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017। क्या बोला? एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बस इतना से लिख सकते हो आप। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बोला? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट PORT, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन नंबर 16 ये बोलता है कि अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो आपकी जीरो रेटेड सप्लाई बनती है। तो जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक बात। दूसरी बात बेटा, अगेन मैं बोलूंगा एज पर 16(2), एज पर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 पूरा लिखेंगे बेटा। हालांकि मैं टीचर हूँ तो शॉर्ट में लिख सकता हूँ, बट स्टिल मैं शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, आपकी प्रैक्टिस करानी है मेरे को। तो एज पर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 3 नहीं, सब सेक्शन नंबर 2, एज पर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2, सेम बेटा ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, 2017। थोड़ा फास्ट लिखूंगा तो हो सकता है बेटा राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाए, तो आप इस बात को नोटिस मत करना, आप अपने लिखना अपनी राइटिंग में अच्छे से कॉपी में। एज पर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। क्या बोला? आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, ITC can be claimed in respect of, ITC can be claimed in respect of, किसके respect में? ITC can be claimed in respect of zero rated supplies, in respect of zero rated supplies, in respect of zero rated supplies
इवन इफ दे आर एग्जाम्ड सप्लाईज, even if it is an exempt supply. ओ अच्छा सर, हाँ, इवन इफ इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। देखो मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली। 16 तो बोलता है साहब जीरो रेटेड सप्लाई के रेस्पेक्ट में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो भले ही वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो। तो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज इवन इफ इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इवन इफ इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, तो भले ही एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट कर रहे हो आईटीसी मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट के रेस्पेक्ट में नहीं मिलता, एक्सपोर्ट होगा तो मिल जाएगा। सेक्शन 16(2) में ऐसी बात लिखी हुई है। सेक्शन 16(1) अपन ने देखा साहब, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। और अब आता है बेटा आपका तीसरा प्रोविजन। क्या आता है आपका तीसरा प्रोविजन मेरे भाई? और तीसरा और प्यारा प्रोविजन बेटा आपका ये बोलता है कि सर एज पर सेक्शन नंबर 54 सब सेक्शन नंबर 3 क्लॉज आई, क्या बोला मैंने? 54(3)(i) ऑफ द CGST एक्ट। बेटा यहां पर मैं जीरो रेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, तो CGST लगेगा। ऑफ द CGST एक्ट 17 एज पर सेक्शन नंबर 54(3)(i) ऑफ द CGST एक्ट 2017 रिफंड कैन बी क्लेम्ड। यहां रिफंड ले सकते हो, रिफंड कैन बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। और अनयूटिलाइज्ड आईटीसी किसकी है बेटा? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। तो रिफंड कैन बी क्लेम्ड ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ नहीं लिखे बेटा, रिफंड कैन बी क्लेम्ड ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो यहां आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको पूरा हटा के एक बार वापस आपके लिए लिखता हूं अच्छे से कि रिफंड कैन बी क्लेम्ड। किस चीज़ का रिफंड बेटा क्लेम किया जा सकता है? इधर सुनना मेरी बात को। रिफंड कैन बी क्लेम्ड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। रिफंड कैन बी क्लेम्ड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्या बोला? अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओ अच्छा, मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कोई दिक्कत बेटा यहां तक अच्छे से मुझे बताओ। मैंने प्रोविजन के 3 पॉइंट कवर करे। मैंने 16(1) कवर करा, मैंने 16(2) कवर करा, मैंने 54(3)(i) कवर करा। 16 ने बोला साहब एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई भले ही एग्जेम्प्ट हो क्रेडिट मिलेगा, 16(2) ने बोला। और उसके बाद 54(3)(i) ने बोला कि जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, क्योंकि बेटा आगे टैक्स लगा नहीं क्योंकि एग्जेम्प्ट था। पीछे से तो लेकिन माल खरीद के लाया था, तो पीछे से तो क्या आ रहा होगा? क्रेडिट आ रहा होगा टैक्स देकर। तो ये क्रेडिट बेकार बच गया, ये इसको बोलते हैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। क्योंकि पीछे टैक्स देकर आया, ये टैक्स आगे काम में ही नहीं आया, तो बेकार बच गया, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी हो गया। क्या मैं इसका रिफंड ले सकता हूँ? रखे क्या करेगा? ई क्रेडिट लेजर के अंदर। हाँ साहब, आप इसका रिफंड ले सकते हो। और इसका जो रिफंड ले सकते हो 54(3)(i) में ले सकते हो। कहाँ ले सकते हो? 54(3)(i) में ले सकते हो, भले ही आपकी बाहर वाली सप्लाई एग्जेम्प्ट हो, यानी आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट हो, आप ले सकते हो। हाँ कि ना? हाँ, देखो लिखा ना, रिफंड कैन बी क्लेम्ड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ जी सर, समझा सर। आगे चले? हाँ सर आगे चलो। ये बेटा मैंने आपको क्या समझा? प्रोविजन ऑफ लॉ। पूरा लिख लो, आप चाहो तो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोविजन ऑफ लॉ। तो प्रोविजन ऑफ लॉ की बेटा अपन ने यहाँ पर बात करी। अब अगली हेडिंग आती है बेटा आपकी कौन सी? एनालिसिस। अब यहाँ पर एनालिसिस बेटा अपने केस में क्या होगा बताओ? अपने केस में यही तो एप्लीकेबल हो रहा है, साइनोटैक्स। पहले हेडिंग डालें साहब, एनालिसिस, ANALYSIS। ठीक है, SIS। मुद्दा यहाँ पर आपको बेटा बताना है कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। यहाँ पर मेरा मुद्दा ये है कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवानी है। ठीक है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको रिवीजन करा के चल रहा हूँ, वरना इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं दोस्त। ये सब लिखना आपको है, बट मैं लिखवाकर प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ दोस्त, कि आप भी लिखना, मेरे साथ साथ लिखना इस लेक्चर को देखते देखते। साहब ये सिर्फ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरा हो गया क्लियर, मेरे नहीं आएगा साहब ये एग्जाम में। अब आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है? आपको ये मेरे साथ साथ लिखना है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो प्रोविजन ऑफ लॉ के बाद बेटा एनालिसिस आता है। एनालिसिस के अंदर अपन सिंपल सी बात लिखेंगे साहब कि इन द केस ऑफ
साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की बात चल रही है बेटा? एस की। हाँ सर, प्रोडक्ट एस इज सप्लाइड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, प्रोडक्ट एस इज सप्लाइड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, is supplied in the international markets and therefore leads to export of goods, and therefore leads to export of goods, therefore leads to export of goods। फिर क्या लिखेंगे बेटा कि however नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे, आप इतना लिख लिया अपन ने? हाँ ठीक है, क्या लिख लिया भाई? वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है साफ सप्लाई होता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बनता है। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बनता है तो आईटीसी क्या बोलेंगे? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, आईटीसी नहीं, क्या बोलेंगे? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। तो यहाँ लिखो बेटा मैं, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अवेलेबल, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अवेलेबल in respect of, available in respect of such product, in respect of such product, unutilized ITC available in respect of such product can be claimed as refund, can be claimed as refund, can be claimed as refund as per the above discussion, can be claimed as refund as per the above discussion, as per the अबव डिस्कशन। बेटा ऊपर अपन पूरा डिटेल में डिस्कशन करके आए, एज पर दी अबव डिस्कशन। तो ऊपर जो अपन ने डिस्कशन करा है, ऊपर कहाँ पर सर? प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर, ऊपर जो हेडिंग थी ना अपनी प्रोविजन ऑफ लॉ की, उसके हिसाब से। तो एज पर दी अबव डिस्कशन अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर? उसका रिफंड ले सकते हैं। ये हो गया बेटा एनालिसिस की। प्रोडक्ट एस है साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड का, इज सप्लाइड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड देयरफॉर लीड्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोडक्ट कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड एज पर दी अबव डिस्कशन। और थर्ड नंबर पे बेटा अपन करके चलेंगे क्या? बोलो। थर्ड नंबर पे बेटा मैं करके चलूँगा कैलकुलेशन ऑफ रिफंड। ये है बेटा मेन पॉइंट, ये है बेटा मेन पॉइंट। क्या बोला मैंने? ये है बेटा मेन पॉइंट। आ जाओ सर, एक बात को 3 बार क्यों बोलते हो आप बताओ? मैं एक बार को 3 बार क्यों बोलता हूँ? ताकि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। जागते रहो, सोना नहीं है। इधर आओ, कोई सोया तो नहीं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फटाफट। पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए दोस्त, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? हाँ सर, चलो। कैलकुलेशन ऑफ रिफंड। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ रिफंड के लिए मेरी बात को आराम से सुनो और अच्छे से सुनो। सबसे पहले लगता है बेटा रूल नंबर कौन सा? 89(4). तो एज पर दी फॉर्मूला, एज पर दी फॉर्मूला गिवन बाय रूल 89(4), रूल 89(4), द अमाउंट ऑफ रिफंड available will be, as per the formula given by rule 89(4), the amount of refund available will be, the amount of refund available will be, the amount of refund, नीचे आ जाओ, हाँ सर नीचे आ जाओ, the amount of refund available will be as follows, will be as follows। तो बेटा रिफंड अमाउंट, हाँ सर, रिफंड अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या था? जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय, क्या बोला मैं? डिवाइडेड बाय। किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई? फटाफट बताओ। अरे बताओ यार, किससे डिवाइड करेंगे? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। क्या बोला? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी, मल्टीप्लाइड बाय बेटा नेट आईटीसी। अरे मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब फटाफट से क्या करते हैं? वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट आईटीसी। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या बोला मैंने? कैलकुलेशन ऑफ नेट आईटीसी।
बेटा नेट आईटीसी में किस किस का आईटीसी आता है? आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स का नहीं आता है। अच्छे से देखना डेफिनेशन, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 में जाकर 89(4) में जाके देखोगे, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। फिर जब हम नेट आईटीसी चेक करेंगे तो नेट आईटीसी मींस व्हाट? नेट आईटीसी मींस इनपुट क्रेडिट, मतलब इनपुट टैक्स अवेलेबल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, इनपुट टैक्स अवेलेबल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, यानी इनपुट और इनपुट सर्विसेज, वहां कैपिटल गुड्स नहीं लिखा है मालिक। तो इनपुट और इनपुट सर्विस के ऊपर बेटा कितना है फटाफट से देख लें एक बार। बताओ कितना है इनपुट सर्विस? बेटा 5 लाख और 2 लाख यानी 7 लाख। अरे बोलो ना, हाँ साहब। तो देखो आईटीसी ऑन इनपुट, आईटीसी ऑन इनपुट्स और बेटा आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज कितना था बेटा? ऊपर 5 था कि नीचे 5 था? फटाफट से एक बार वापस रिव्यू कर लें। हाँ सर, इनपुट में 5 है और सर्विस में 2 है। इनपुट पे 5 है और सर्विस में 2 है। इनपुट में 5 है और बेटा सर्विस में 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो फटाफट? बेटा कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कितना हो गया? 7 लाख। इट इज़ ऑल द वे क्लियर माय फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल द वे क्लियर। नेट आईटीसी मैंने कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 2, जीरो रेटेड सप्लाई, वर्किंग नोट। बेटा वर्किंग नोट नंबर 2, सर एक काम करें वर्किंग नोट थोड़े नीचे ले लो, जगह नहीं बचेगी। ऊपर आपने हाथों हाथ ही करना चालू कर दिया तो जगह ही नहीं छोड़ी। चलो बेटा मैं आपकी बात मानता हूँ और मैं फटाफट से इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि वी शुड हैव सम गैप वेयर वी कैन सॉल्व द एक्चुअल क्वेश्चन। तो एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह छोड़नी थी। चलो मैंने ज़्यादा छोड़ दी क्या? चलो यहाँ तक ठीक है, इतनी जगह बहुत है। हाँ साहब इतनी जगह बहुत है। तो बैक टू वर्क। यस चलो ये था आपका ये यहाँ से, ठीक है ओके। चलो 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 बिल्कुल सही है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या बेटा? कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोला मैंने? कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या ZRS? हाँ बेटा लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि अगर पूरा लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बट स्टिल आप लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ये होता है बेटा। अब यहाँ अमेंडमेंट है, यहाँ अमेंडमेंट है मेरे दोस्त, और वो अमेंडमेंट अब देखना क्या है। ये अमेंडमेंट मुझे यहाँ पर आपको कवर करवाना है। यहाँ पर बोला बेटा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। और टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा पता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो आएगा बेटा उसमें जो नीचे निकलेंगे बेटा उनमें से जो सबसे कम होगा वो। बेटा पहला बोला एक्चुअल सप्लाई, पहला क्या बोला? एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई, पहला ये बोला। जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई, बेटा वो अपने केस में कितनी है? याद करो, मेरे हिसाब से बेटा अपने केस में वो 12 लाख रुपए है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ और बेटा दूसरी चीज़ क्या बोली पता है? हाँ सर दूसरी चीज़ क्या बोली? ध्यान से सुनना। दूसरी चीज़ बोली 1.5 टाइम्स, क्या बोला? 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक गुड्स, वैल्यू ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक गुड्स। और मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ, क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ लाइव गुड्स, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ लाइक गुड्स, वैसे ही गुड्स का जैसा एक्सपोर्ट हुआ है, ऑफ लाइक गुड्स बाय सेम और सिमिलरली प्लेस्ड, क्या बोला? बाय सेम और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, मतलब बाय सेम सप्लायर और उसके अगर वो नहीं कर रहा तो उसके जैसे सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, उसके जैसे सप्लायर के द्वारा जो डोमेस्टिक सप्लाई की गई है सिमिलर गुड्स की, लाइक गुड्स की, उसका 1.5 गुना। बेटा ये अपने एग्जांपल में कितना था बेटा? 10 लाख, और 10 लाख का 1.5 गुना बेटा ये हो जाएगा 15 लाख। हाँ क्या ना? हाँ सर कैलकुलेटर से चेक कर लो एक बार। क्या बोला मैंने? 10 लाख का 1.5 गुना, दैट इज 15 लाख। ठीक है बेटा, इतनी मैथ्स आती है अपन को, इतना तो ठीक है, इतनी हालत ख़राब नहीं है बेटा। लोअर लीस्ट, अरे यार इधर देखो, लीस्ट कितना निकल कर आता है बेटा? लीस्ट निकल कर आता है 12 लाख।
ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। तो मैं यहाँ लिखूँगा लीस्ट ऑफ द टू, लीस्ट ऑफ अबव। और बेटा लीस्ट ऑफ अबव कितना निकल कर आएगा? 12 लाख। हाँ क्या ना? हाँ साहब, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, 12 लाख रुपीज़। ओके, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब सीधा अपन फॉर्मूले पे आ सकते हैं क्या? हाँ, बट एक चीज़ बाकी है ना, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वर्किंग नोट नंबर 3, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ठीक है, ओके सर। तो बेटा मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, ठीक है सर। बेटा ये पूरी नोटिंग आपको मिलेगी अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं करना चाहता वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको ये नोटिंग चाहिए, इसमें पूरा आरटीपी सॉल्व कराया हुआ है, तो मैं इसको आपके पास अपलोड कर चलूंगा वेबसाइट के ऊपर। लिंक बेटा आपको स्क्रीन पर भी मिल जाता है और डिस्क्रिप्शन में भी, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है madhusudanmishra.in/register। वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करोगे, मजे से सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करो, अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड करो, मेरे वर्किंग पेपर्स डाउनलोड करो, मेरे प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करो, सब डाल रखा है वहाँ पर मैंने। ठीक है, हाँ, तो जाओ और डाउनलोड करो। बट हाँ, ये चीज़ें जो है बेटा, ये क्लास नोटिंग्स होती है। ये क्लास नोटिंग्स अगर आपको चाहिए होती है तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कमेंट कर दो। आपकी कमेंट करते ही बेटा अगले दिन वो चीज़ वहाँ अपलोड आपको मिल जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, बेटा टर्नओवर मेरा एक तो था 12 लाख का, प्लस मेरा एक था बेटा 20 लाख का। बोलो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कर लें। हाँ सर, चेक कर लो। अरे सर बोलो, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है सर। चलो, टर्नओवर 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 टर्नओवर, बेटा ये 12,000 था, और 12,000 किसके इक्विवेलेंट था? 12 लाख के इक्विवेलेंट था, है ना? तो 12 लाख वो हो गया मेरे मालिक, और 20 लाख ये हो गया, यानी टोटल आपका हो गया 32 लैक्स, है ना? क्योंकि 12 + 20 कितना होता है? 32। चले, चलो, तो 32 लैक्स इज समथिंग टू बी नॉन एज योर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अरे अब तो ठीक है। हाँ सर, अब तो ठीक है। अब कितनी कैलकुलेशन कराओगे साहब? आ जाओ। तो ये अपने ये आया था बेटा 12 लाख ऊपर वाला। हाँ साहब, सर्विस है ही नहीं बेटा, सर्विस है ही नहीं, तो सर्विस की कैलकुलेशन यहाँ करनी नहीं है अपन को। फिर क्या आया बेटा 12 लाख के बाद? फिर आपके पास आया 32 लाख। ओके, और नेट आईटीसी बेटा आपके पास में आया था 7 लैक्स। वेयर शुड आई नो? यस, तो बेटा 12 डिवाइड बाय 32 इंटू 7 कितना आ रहा है बेटा? ये इसको वापस 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लाख के अंदर अमाउंट है 262,500। मालिक 262,500, मेरे दोस्त 262,500। ठीक है, 262,500। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ये है रिफंड अमाउंट, ये है बेटा आपका रिफंड अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रोडक्ट? एस के रेस्पेक्ट में 262,500 का रिफंड अमाउंट। मतलब जो किससे निकल कर आया? रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 से, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 से निकल कर आया। बट बेटा ये आंसर नहीं है, यही तो बात है। फिर अमेंडमेंट है, फिर अमेंडमेंट है साहब, और ये अमेंडमेंट आपका सर्कुलर है। मेरी बात को सुनना, पहला अमेंडमेंट मैंने कहाँ दिखाया साहब? पहला अमेंडमेंट मैंने ये येलो मार्किंग कर रखी है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये नहीं था पहले, ये नहीं था पहले, ये अब आया पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट, पहले क्या होता था साहब? ये जो रिफंड का अमाउंट निकल कर आता था, ये रिफंड का अमाउंट मान लिया जाता था। ओके, यही आंसर है। लेकिन अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि एक मास्टर सर्कुलर आया, उसने बोला साहब कॉमन पोर्टल इन 3 में से सबसे कम देगा, जिसमें से ये एक है। अभी 2 और हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। इन तीनों को जब मैं कंपेयर करूंगा और इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो बनेगा आपका रिफंड का अमाउंट, वो बनेगा आपका रिफंड का अमाउंट। समझे? ओ सर, ऐसी बात है क्या? हाँ, बात ऐसी है साहब। ये तो एक स्टेप है, ये तो एक सब स्टेप है, आप ये कह सकते हो। स्टेप नंबर 3 जो है, ये तो एक कैलकुलेशन ऑफ रिफंड, ये तो एक सब स्टेप था साहब 89(4) का। ठीक है, इसके अंदर अब असली चीज़ निकल कर आएगी, और वो निकल कर आएगी फाइनल अमाउंट ऑफ रिफंड। यहाँ लिखूंगा मैं फाइनल अमाउंट ऑफ रिफंड, फाइनल अमाउंट ऑफ रिफंड, और इसमें लिखूंगा बेटा एज पर दी रिसेंट, RECENT, recent, okay, as per the recent master circular on refund, as per the recent master circular on refund issued by CBIC। बेटा किसने इशू करा था? issued by CBIC। the refund amount issued by common portal
विल बी लीस्ट ऑफ द थ्री, विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कर दो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बोलो बेटा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? क्या बोला मैंने? एज पर दी रिसेंट मास्टर सर्कुलर ऑन रिफंड इशूड बाय CBIC, द रिफंड अमाउंट इशूड बाय द कॉमन पोर्टल विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो रिफंड अमाउंट इशू करेगा कॉमन पोर्टल वो इनमें से सबसे कम होगा, फॉलोइंग में से सबसे कम होगा। बेटा फॉलोइंग में सबसे पहला कौन सा आता है? फॉलोइंग में सबसे पहले आता है बेटा मैक्सिमम रिफंड, मैक्सिमम रिफंड एज पर दी फॉर्मूला। क्या बोला? एज पर दी फॉर्मूला गिवन इन रूल नंबर, गिवन इन रूल नंबर 89(4). जो अपने केस में कितना है दोस्त? बोलो जो अपने केस में कितना है? कहाँ था? 260 to 500। क्या बोला? ये देखो ये रहा 260 to 500। जो अपने केस में बेटा 260 to 500, कोई दिक्कत नहीं साहब। दूसरा बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या बोला? बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या बोला? बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द टैक्स पीरियड। क्या बोला? फॉर द टैक्स पीरियड, फॉर द टैक्स पीरियड इन विच, फॉर द टैक्स पीरियड मतलब अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन द टैक्स पीरियड फॉर विच। बेटा यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, और यहाँ इन नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश भी सही होनी चाहिए ना दोस्त अपनी। बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन द टैक्स पीरियड फॉर विच, इन द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन, फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ, रिफंड एप्लीकेशन is filed, comma after filing of, after filing of, बेटा डबल एल कर लेना, after filing of GSTR 3B for the same period, after filing of GSTR 3B for the same tax period, for the same tax period। बेटा आप इसको क्वेश्चन में से कॉपी भी कर सकते हो, हालांकि मैंने क्वेश्चन में से कॉपी नहीं करा, ये सेम टू सेम लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगी, दे रखी है, मैंने कॉपी नहीं करके अपने हिसाब से यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। दोस्त वो अमाउंट था आपके पास में कितना? देखो ये वाला थर्ड पॉइंट, द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर 3B फॉर द सेड पीरियड हैज बीन फाइल्ड, दैट इज 5,80,000, दैट इज 5,80,000। ये है बेटा आपके पास में 5,80,000। हाँ के ना? हाँ। तो बेटा लोअर अभी तक तो कौन सा लोअर हुआ? 260 to 500। हालांकि एक चीज और बाकी है। क्या बोला मैंने? बैलेंस अवेलेबल इन द ई क्रेडिट लेजर इन द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर द सेम टैक्स पीरियड। और तीसरा है बेटा बैलेंस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन। क्या बोला? टैक्स पीरियड वाली बात तो ऊपर हो गई, देखो डिफरेंस समझना। ऊपर टैक्स पीरियड वाले लेजर में बैलेंस की बात कर रहा है। क्या बोला? टैक्स पीरियड वाले लेजर में, टैक्स पीरियड ये देखो टैक्स पीरियड, जिस टैक्स, जैसे मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ साहब, जनवरी, तो जनवरी का जो टैक्स पीरियड है, जनवरी का रिफंड मांग रहा हूँ। किसका रिफंड मांग रहा हूँ? जनवरी का, 1 महीने का। जनवरी का जो रिफंड मांग रहा हूँ, तो दोस्त जनवरी महीने का GSTR 3B फाइल होने के बाद, जनवरी महीने का GSTR 3B फाइल होने के बाद जनवरी महीने की ई क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस पड़ा है। क्या बोला मैंने? जिस महीने के लिए, जिस टैक्स पीरियड के लिए मैं रिफंड मांग रहा हूँ, उस टैक्स पीरियड का 3B फाइल होने के बाद उसकी क्रेडिट लेजर में कितना ITC पड़ा है, कितना बैलेंस पड़ा है। और थर्ड पॉइंट देखो, सेकंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस समझना, सेकंड और थर्ड पॉइंट की लैंग्वेज में डिफरेंस समझना। यहां मैं क्या बोल रहा हूं? यहां मैंने बोला कि साहब बैलेंस अवेलेबल, यहां मैंने बोला साहब बैलेंस अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर, इन ई क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दी रिफंड एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन। और बेटा ये अमाउंट कितना था अपनी बुक के अंदर? अरे बोलो, ये अमाउंट था बेटा आपके पास में 3 लाख का, 3 लाख रुपीज़। हाँ के ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? हाँ, 3 लाख रुपीज़। बेटा अब लोअर बता दो आप कौन सा आ रहा है?
अब लोअर बताओ बेटा, लोअर 260 to 500 ही आ रहा है। क्या बोला मैंने? 260 to 500 ही आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं साहब लोअर ऑफ अबव 3, लोअर ऑफ अबव 3 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 260 to 500। ठीक है, ये तो बेटा एक प्रोडक्ट की बात हो गई। किस प्रोडक्ट की बात हो गई? ये हो गई बेटा प्रोडक्ट नंबर एस की। अब मैं बात करूँगा प्रोडक्ट क्यू की। एक का रिफंड निकाल लिया, हाँ। अब प्रोडक्ट क्यू की बात कर लें साहब। ओके, प्रोडक्ट क्यू, बेटा प्रोडक्ट क्यू के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल सी बात लिखनी है साहब, और वो ये लिखनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। क्या लिखनी है? इतनी सी बात लिखनी है कि एज पर, अभी अभी दिखा के लाया था, थर्ड प्रोवाइजो, एज पर थर्ड प्रोवाइजो टू रूल 89(1), एज पर थर्ड प्रोवाइजो टू रूल 89(1) ऑफ द CGST रूल्स 2017, ऑफ द CGST रूल्स 17, रिफंड ऑफ ITC कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेक मतलब रिफंड ऑफ ITC इज नॉट अवेलेबल। क्या बोलूंगा? रिफंड ऑफ ITC विल नॉट बी अवेलेबल, विल नॉट बी अवेलेबल, रट्टा नहीं लगाना साहब किताब की लैंग्वेज का, मैं साहब बोल रहा हूं, विल नॉट बी अवेलेबल वेयर द रेसिपिएंट, वेयर द RECIPIENT, वेयर द रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। क्या बोला? वेयर द रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट क्लेम्ड द ITC, क्लेम्ड द ITC। जहां पर रेसिपिएंट ने क्लेम कर लिया ITC बेटा, वहां पर आप रिफंड नहीं ले सकते। तो रिफंड ऑफ ITC विल नॉट बी अवेलेबल वेयर द रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट क्लेम्ड द ITC। और बेटा अपने केस में, इन द प्रेजेंट केस 100% EOU जो था साहब उन्होंने क्लेम कर लिया था। तो इन द प्रेजेंट केस, in the present case ITC of supplies, ITC on ITC input tax credit on SUPPLIAC of supplies made to 100% EOU is claimed by, क्या बोला? अरे कहाँ गया? is claimed by EOU and therefore refund of the same, and therefore refund of the same cannot be claimed, and therefore refund, इसलिए बेटा उस क्रेडिट का रिफंड नहीं लिया जा सकता। तो ITC ऑन सप्लाईज मेड टू इतना 100% EOU is claimed by EOU and therefore refund of the same cannot be claimed, and therefore refund of the same cannot be claimed by the Sinotex Private Limited, cannot be claimed by the Sinotex Private Limited। और बेटा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? therefore total amount of refund, therefore the total amount of refund, therefore the total amount of refund, therefore the total amount of refund is equals to rupees 260 to 500। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि प्रोडक्ट एस के रेस्पेक्ट में रिफंड मिलेगा नहीं, सॉरी क्यू के रेस्पेक्ट में, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट क्यू के रेस्पेक्ट में आपको रिफंड मिलेगा नहीं, और बेटा प्रोडक्ट एस के रेस्पेक्ट में आपको 260 to 500 का रिफंड मिलेगा। ये प्रोडक्ट एस के रेस्पेक्ट में आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी 12 लाख और 12 लाख का कैलकुलेशन करके फिर बेटा जब निकालेंगे तो फिर जो 3 आएंगे उसमें से जो लीस्ट आएगा, इन 3 में से जो लीस्ट आएगा, इसमें से और इसमें से बेटा, इन तीनों में से जो लीस्ट आएगा वो है 260 to 500। वो क्या है? 260 to 500, ये रहा बेटा। और इसलिए यही रिफंड आपको मिलकर चलेगा, क्योंकि क्यू के रेस्पेक्ट में आप रिफंड ले नहीं सकते, उसने ऑलरेडी ITC क्लेम कर लिया, EOU ने ITC क्लेम कर लिया। बेटा इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, बेल आइकन दबा दो, और बाय बाय टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय।